साल 1849 कैलिफोर्निया में सोना मिलते ही दुनिया भर के लाखों लोग अपनी किस्मत चमकाने वहां दौड़ पड़े। इस ऐतिहासिक दौड़ को ही कैलिफोर्निया गोल्ड रश कहते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट था। सब एक ही सपना लेके आए, पर नतीजे बिल्कुल अलग निकले। कुछ मालामाल हो गए और बाकी दिन रात खोदते खोदते भी खाली हाथ लौट गए। अब असली बात, सबसे पक्का पैसा वो कमा रहा था जो खुद सोना खोद ही नहीं रहा था। वो हर खोदने वाले को फावड़ा, कुदाल और पैन बेच रहा था, क्योंकि उसे ये गेस करना ही नहीं था कि कौन जीतेगा। जीते चाहे कोई भी, औजार तो हर किसी को चाहिए थे। और आज भी मुझे कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। इस बार का सोना डिजिटल है, यानी एआई, पर उसके नीचे शायद वही पुरानी बात छुपी है। हर सर्वर के पीछे चाहिए बहुत सारी बिजली, और उसके साथ पूरा एनर्जी सेक्टर, ग्रिड और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरा सवाल, क्या एआई की ये दौड़ इंडिया के एनर्जी सेक्टर का अपना कैलिफोर्निया गोल्ड रश मोमेंट है? जो चीज आज ज्यादातर ट्रेडर्स आपसे शेयर नहीं करते, मैं वही सिखाता हूं। मैं हूं अपूर्व राज, 2013 से इन्वेस्टर और 2023 से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और इस चैनल का एक ही मिशन है, एआई के साथ स्टॉक रिसर्च का तरीका। टिप्स नहीं, तरीका। मैं आपको कोई स्टॉक नहीं बता रहा, ना टिप ना टारगेट। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि अगले कई सालों में पैसा किस तरफ बहना एक मजबूरी बन सकता है। और मैं साफ कह देता हूँ, मैं मानता हूँ कि इंडिया का एनर्जी सेक्टर अगले कई सालों में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में से एक हो सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं कि एनर्जी नाम वाली हर कंपनी पैसा बनाएगी। इसलिए पहले हम समझेंगे कि कितना बड़ा बिल्ड आउट होना क्यों जरूरी है। और अगले एपिसोड में मैं एआई के साथ पूरे लिस्टेड यूनिवर्स को छान कर दिखाऊंगा। एक ऐसा तरीका जो शायद 95% इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते ही नहीं, और जो स्क्रीनर या तिजोरी फाइनेंस जैसी साइट्स पे अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी स्क्रीन करने में बहुत काम आता है। पूरा डिटेल अगले एपिसोड में, तो जरूर जुड़े रहिए। और ध्यान रहे, एनर्जी सिर्फ बिजली नहीं होती, इसमें पेट्रोल, डीजल, गैस और कोल सब आते हैं। पर इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट लेंस से मेनली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन, ग्रिड, स्टोरेज और उनके इक्विपमेंट इकोसिस्टम पर जूम करेंगे। पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने अपनी पूरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी आपके सामने खोल के रख दी थी। ईएमएस और इलेक्ट्रॉनिक्स के हजारों नामों में से एक शॉर्टलिस्ट बनाई और 2 कंपनीज में इतना गहरा डीप डाइव किया कि आज मैं उन दोनों पर एक हैंडसम प्रॉफिट पे बैठा हूं और बड़े मुनाफे के लिए अभी भी होल्ड कर रहा हूं। अगर वो नहीं देखे तो जरूर देखिए। पर वो सारा सफर असल में फिजिकल इकोनॉमी की एक ऊपर वाली लेयर थी, क्योंकि सेमीकंडक्टर हो, डिफेंस सिस्टम हो, फैक्ट्री हो या एआई डेटा सेंटर, सबके नीचे एक ही कॉमन फाउंडेशन है, और वो है रिलायबल एनर्जी। बिजली ना हो तो फिजिकल इकोनॉमी भी नहीं हो सकती। ये ग्राफ इंडिया की ग्रोथ की कहानी है। ये तेजी ना सिर्फ पिछले कई सालों से कंसिस्टेंट रही, बल्कि आगे भी चलने की उम्मीद है, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी वर्किंग एज आबादी का परसेंटेज अभी अपने पीक की तरफ है। और बढ़ती इकोनॉमी का सीधा मतलब है हर साल और ज्यादा बिजली की डिमांड। यही इस पूरी कहानी का बेस इंजन है। और इस डिमांड में एक नया इंजन जुड़ा है, एआई डेटा सेंटर। आरबीआई के पेमेंट डेटा लोकलाइजेशन मैंडेट और लेटेंसी की जरूरत की वजह से ये सर्वर्स अब इंडिया के अंदर ही बन रहे हैं, और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और AWS जैसे नाम यहाँ अरब डॉलर्स के डेटा सेंटर निवेश अनाउंस कर रहे हैं, यानी आने वाले सालों के बहुत बड़े बिजली कंज्यूमर्स। और ये कंपाउंडिंग होती क्यों है? क्योंकि हर नया इंजन अकेला नहीं आता, अपने साथ वो फैक्ट्रीज और डेटा सेंटर्स, कूलिंग्स, रोड्स और ट्रांसपोर्ट और उन्हें बनाने चलाने वाले लोग लेकर आता है। और ये सब भी बिजली पे चलते हैं। इसलिए इंजन्स एक दूसरे को रिप्लेस नहीं, बल्कि ऊपर ऊपर कंपाउंड करते हैं, और कुल डिमांड सिर्फ जुड़ती नहीं, कई गुना हो जाती है। एक सेक्टर और उसके पीछे इतने सारे डिमांड इंजन, पर याद रहे 542 गीगावाट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जनरेशन नहीं। पीक पर हम सिर्फ 250 गीगावाट ही एक्चुअली डिलीवर कर पाते हैं। और प्लान ये है कि 2032 तक 596 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी के बाद भी वो साल का सिर्फ 44% जनरेशन देगी, क्योंकि सोलर विंड 24 घंटे नहीं चलते। मतलब डिमांड कई गुना बढ़ेगी, पर उसे पूरा करने के लिए हमें कैपेसिटी, जनरेशन और रिलायबिलिटी तीनों पर काम करना है। इसलिए हम अभी इस कहानी के टेस्ट मैच के पहले ही दिन पे हैं। 1990 से 2020 तक दुनिया सस्ता और एफिशिएंट चाहती थी, सब कुछ बाहर से मंगवा लो। पर 2020 के बाद सोच बदल गई। अब हर देश अपनी एनर्जी अपने हाथ में रखना चाहता है, और ये बदलाव लाए 4 बड़े झटके: कोविड, रशिया यूक्रेन, COS जैसे चोक पॉइंट्स और मिडिल ईस्ट का तनाव।
इंडिया के लिए तो ये और भी बड़ा है, क्योंकि हमारी करीबन 88% क्रूड आज भी बाहर से आती है। इसलिए एनर्जी अब सिर्फ एक कमोडिटी नहीं, नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुकी है। डिमांड बढ़ रही है, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करनी है और इक्विपमेंट देश में ही बनाना है। और जितना खर्चा एक देश अपनी इकोनॉमी के मुकाबले इस बिल्ड आउट पे करता है, वो बड़े साइकिल्स में 23 से 24% तक जा सकता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी इसी ट्रिपल बिल्ड आउट में छुपी हो सकती है। एआई दिखता भले सॉफ्टवेयर जैसा है, पर वो चलता पूरे हार्डवेयर पे है। चिप्स, सर्वर्स, एक पूरा डेटा सेंटर, कूलिंग और बहुत सारी बिजली। उन फाउंडेशनल हाई एंड चिप्स में इंडिया अभी बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है। वो एक अलग आने वाले वीडियो का टॉपिक है। पर जैसा आप पीआईबी की साइट से इन अनाउंसमेंट्स में खुद देख सकते हैं, सानंद में असेंबली टेस्टिंग और धोलेरा में टाटा की फैब शुरू हो चुकी है। और जिस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेटा सेंटर खड़ा होता है, उसमें इंडिया जरूर खेल सकता है। ग्रिड कनेक्शन, ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर, केबल्स, पावर क्वालिटी सिस्टम्स, कूलिंग, बैकअप पावर, रिन्यूएबल सप्लाई और स्टोरेज। इनके बिना डेटा सेंटर के दरवाजे तक नहीं खुलते, और यही इंडिया का असली प्ले है। आज इंडिया में डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी तकरीबन 1.9 गीगावाट है और 2030 तक ये 5 से 10 गीगावाट की तरफ जा सकती है, और करीबन 4.5 गीगावाट पहले से ही पाइपलाइन में है। पर ईमानदारी से, अनाउंस्ड इन्वेस्टमेंट कमीशन्ड कैपेसिटी नहीं होती, फिर भी ये एक बड़ी नई भरोसेमंद बिजली मांगने वाली डिमांड जरूर है। बिजली की कहानी 3 लेयर से गुजरती है। पहला जनरेशन, जहां कोल, सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर बिजली बनाते हैं। फिर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, जो उसे दूर तक ले जाती है। और आखिर में लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो वो आपके घर तक पहुंचाती है। अपॉर्चुनिटी तीनों जगह है, पर इकोनॉमिक्स तीनों की अलग है। जनरेशन में टैरिफ और कंपटीशन, ट्रांसमिशन में प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन में बिलिंग, कलेक्शन और रेगुलेशन। और हर लेयर को अपना अलग इक्विपमेंट इकोसिस्टम चाहिए। पर यह पूरा चेन तभी तेजी से बढ़ता है जब पीछे डिमांड लगातार ऊपर जाए। और वही डिमांड यूं ही बाजार के भरोसे नहीं छोड़ दी गई है। मैंने मिनिस्ट्री के काफी सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, और गवर्नमेंट सिर्फ मेगावाट नहीं जोड़ रही, बल्कि डिमांड, ग्रिड और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग तीनों को एक साथ पुश कर रही है। और एक समझदार इन्वेस्टर के तौर पर सेक्टर की हवा पढ़नी पड़ती है। पैसा सही जगह लगाना है, ताकि देश भी आगे बढ़े और हम भी। ग्रिड के लिए तकरीबन 9,15,000 करोड़ के ट्रांसमिशन प्लान है। घर घर सोलर के लिए पीएम सूर्य घर में 75,000 करोड़ और 1 करोड़ घरों का टारगेट। बैटरी के लिए 18,000 करोड़ की पीएलआई, और न्यूक्लियर के लिए 2047 तक 100 गीगावाट का मिशन, जो अभी टारगेट है, ऑर्डर नहीं। ये सारी डेप्थ कई सरकारी और कंपनी फाइलिंग्स को ध्यान से पढ़कर आई है, और हर नंबर क्रॉस चेक करके। एएलएमएम और पीएलआई के जरिए गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स को ऊपर धकेल रही है, मॉड्यूल से सेल, सेल से इनगट वेफर और आगे पॉलीसिलिकॉन तक। और हमें साफ लगता है गवर्नमेंट यहाँ पॉलिसी स्टेबिलिटी बना रही है, ताकि कंपनीज सही केपेक्स लगा सकें। ये डिसिप्लिन सिर्फ इस सेक्टर में नहीं, कई और सेक्टर्स में भी है, जिन पर और वीडियोस आ रही हैं। स्टे ट्यून्ड। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है और आप आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एआई से अच्छी रिसर्च के तरीके सीखते रहना चाहते हो, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इन सब पॉलिसीज की एक सोच है, पहले गवर्नमेंट पैसा और पॉलिसी लगा के रास्ता साफ करती है ताकि प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करें। पर एक ईमानदार वार्निंग, ये सारे बड़े नंबर, टारगेट्स और मिशन हैं, कोई मिला हुआ ऑर्डर नहीं। असली सबूत तब मिलेगा जब ये कंपनीज के ऑर्डर बुक में और प्रॉफिट में दिखेगा। एक बात क्लियर कर देता हूँ, इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन कोल को कल सुबह बंद करने की कहानी नहीं है। सोलर और विंड तेजी से बढ़ेंगे, पर जब तक स्टोरेज और फ्लेक्सिबल पावर स्केल नहीं करते, कोल रिलायबिलिटी के लिए सिस्टम में रहेगा। दिन में सोलर चढ़ता है और कोल थोड़ा पीछे हटता है, पर शाम को सोलर गिरते ही डिमांड के लिए कोल, हाइड्रो, गैस या स्टोरेज को वापस आना पड़ता है। ये ओवरनाइट रिप्लेसमेंट नहीं होनी, बल्कि एक जरूरी कोएग्जिस्टेंस है। और यहीं पहला बड़ा बॉटलनेक आता है। आप जितनी मर्जी बिजली बना लो, अगर वो ग्रिड से गुजर के सही जगह और सही वक्त ना पहुंचे, तो उस बिजली का कोई फायदा नहीं। सोलर ज्यादातर राजस्थान और गुजरात में बनता है, पर खपत महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में होती है। इसलिए बीच में लंबी ट्रांसमिशन लाइंस, ट्रांसफार्मर्स और सबस्टेशंस चाहिए। और एक मुश्किल ये है कि सोलर फार्म कंपैरेटिवली जल्दी बन जाता है, पर ट्रांसमिशन कॉरिडोर को जमीन, क्लियरेंसेस और सालों की प्लानिंग चाहिए। इसलिए कभी जनरेशन रेडी होती है, पर उस बिजली को निकालने का रास्ता रेडी नहीं होता। और ये सिर्फ राज्यों के बीच नहीं, एक राज्य के अंदर भी हो सकता है।
इसी वजह से अपॉर्चुनिटी एक पूरे इक्विपमेंट इकोसिस्टम में बनती है। कंडक्टर्स, केबल्स, टावर्स, ट्रांसफार्मर्स, सबस्टेशंस, इंसुलेटर्स, बुशिंग्स, स्विच गियर, ग्रिड ऑटोमेशन और टेस्टिंग मेंटेनेंस। दूसरा बड़ा बॉटलनेक स्टोरेज है। सोलर सिर्फ दिन में बिजली बनाता है, पर घर और फैक्ट्री की डिमांड शाम को सबसे ज्यादा होती है। यही टाइमिंग का मिसमैच असली दिक्कत है, क्योंकि सूरज डूबते ही सोलर जीरो हो जाता है। और इसी प्रॉब्लम का दूसरा चेहरा भी है। दोपहर में सोलर इतना ज्यादा हो जाता है कि ग्रिड उसे अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती, और तब लगभग जीरो फ्यूल कॉस्ट बिजली भी वेस्ट करनी पड़ सकती है। और यही वजह है कि बैटरी स्टोरेज इतनी जरूरी बन जाती है। वो दोपहर की एक्स्ट्रा बिजली को चार्ज करके सोक कर लेती है और शाम को डिस्चार्ज करके उस पीक डिमांड गैप को भर देती है। एक ही सोल्यूशन दोनों प्रॉब्लम हल कर देता है। बैटरी के दो इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। मेगावाट बताता है वो एक वक्त पर कितनी पावर दे सकती है, और मेगावाट आवर बताता है कितनी देर तक। 500 मेगावाट और 1000 मेगावाट आवर का सिस्टम रफली 2 घंटे की बैटरी है, और सवाल कितने मेगावाट से बदलकर कितने घंटे का हो जाता है। गवर्नमेंट का अनुमान है कि 2032 तक तकरीबन 47 गीगावाट बैटरी स्टोरेज चाहिए, और बैटरी की कीमत जबरदस्त गिरी है। लिथियम आयन पैक $1400 से गिर के आज $100 पर किलोवाट आवर यानी 90% कम हो चुका है। पर ध्यान रहे, पैक और इंस्टॉल्ड BESS का कॉस्ट 3 अलग नंबर्स हैं, और इसी कॉस्ट गिरावट ने बड़ी चीज मुमकिन की है। सोलर को बैटरी के साथ जोड़कर अब FDRE यानी फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जा सकती है, जो 24 घंटे भरोसेमंद बिजली देती है। और सबसे बड़ी बात, ये FDRE आज थर्मल से भी कम दाम पर मिल रही है, इसलिए इसकी अडॉप्शन तेजी से बढ़ने वाली है, और हर एनर्जी इन्वेस्टर को ये बदलाव ध्यान से देखना चाहिए। बैटरी का बूम सुन के सब एक्साइटेड हो जाते हैं, और असली मजा ये समझाने में है कि इस पूरी चेन में इंडिया के लिए मौके कहाँ कहाँ हैं। पहला हिस्सा अपस्ट्रीम है, यानी माइनिंग, लिथियम, कोबाल्ट और निकल। अभी इंडिया इनको लगभग पूरा इंपोर्ट करता है, पर रिसाइकलिंग, रिफाइनिंग और JNK जैसी नई खोज से धीरे धीरे घर का नया सोर्स बन रहा है। दूसरा है मिडस्ट्रीम, कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट जैसे एडवांस्ड केमिकल्स। आज ये हिस्सा 60 से 96% तक चाइना के पास है, पर इंडिया के 30-40 साल पुराना केमिकल और फार्मा बेस यहाँ काम आता है। यही प्रोसेस केमिस्ट्री का हुनर इंडिया का सबसे मजबूत मौका बनता है। तीसरा है डाउनस्ट्रीम, पैक्स, कंटेनर्स और इंटीग्रेशन। डिमांड यहाँ सबसे करीब है। 2032 तक लगभग 236 गीगावाट आवर स्टोरेज चाहिए। असेंबली में फर्क कम होता है, पर डिजाइन, सॉफ्टवेयर, सेफ्टी और वारंटी असली फर्क देते हैं। तो बूम पूरी चेन में है, पर मुनाफा पूरी चेन में बराबर नहीं है। कौन ज्यादा इन्वेस्टेबल है वो हम कंपनी और सेक्टर लेवल पे आगे देखेंगे। और बैटरी हर एनर्जी प्रॉब्लम का जवाब नहीं। कार्स, घर और काफी प्रोसेस डायरेक्ट बिजली से चल सकते हैं, पर स्टील, फर्टिलाइजर, शिपिंग और हाई टेम्परेचर इंडस्ट्री हार्ड टू इलेक्ट्रीफाई हैं, जहां ग्रीन हाइड्रोजन का रोल हो सकता है। फिलहाल कॉस्ट, कन्वर्जन लॉसेस, ट्रांसपोर्ट और पक्के बायर्स बड़े चैलेंज हैं, इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन अभी प्रॉमिस है, सर्टेनिटी नहीं। लेकिन ये फील्ड तेजी से इवॉल्व हो रहा है। नए और स्टैब्लिश्ड दोनों तरह के प्लेयर्स यहाँ बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि जल्द ही ये इंडिया का एनर्जी सेक्टर का फ्यूचर बन सकता है। तो इन सब को जोड़ता है एक सिंपल फिल्टर, बड़ा सेक्टर, फिर बढ़ता ऑर्डर, फिर हेल्दी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, फिर कंपनी की कैपेबिलिटी, फिर मार्जिन और कैश फ्लो, और आखिर में रीजनेबल वैल्यूएशन। सिर्फ सेक्टर सही होना काफी नहीं है, कंपनी में राइट टू विन होना चाहिए। एक छोटी मिसाल, ट्रांसफार्मर सब जानते हैं, पर उसके अंदर एक छोटा पुर्जा बुशिंग होता है जो हाई वोल्टेज करंट को सुरक्षित गुजरने में मदद करता है। ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनीज बहुत हैं, पर एक कंपनी के अपने मई 2026 प्रेजेंटेशन के मुताबिक इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर बुशिंग मेकर्स दुनिया भर में 1 दर्जन से भी कम हैं, और इंडिया में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट मेकर है जिसने 2016 में RIP और RIS बुशिंग्स यहीं बनाना शुरू किया। ये कंपनी ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में से एक है। इस छुपे स्पेशलिस्ट पर पूरा डीप डाइव पार्ट 2 के बाद एक अलग वीडियो में आएगा, तो बने रहिए। ये कोई टिप नहीं, सिर्फ एक उदाहरण है। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज कभी कभी सबसे विजिबल इक्विपमेंट में नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपे स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स में भी मिल सकती है, जहां अप्रूवल, टेस्टिंग, प्रोडक्ट विंटेज और कस्टमर ट्रस्ट एंट्री बैरियर बन जाते हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि सेक्टर सही हो सकता है और स्टॉक फिर भी गलत। 5 तरीके याद रखिए। 1, टारगेट एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट ना हो। 2, सारी कैपेसिटी एक साथ आ जाए और प्राइस कंपटीशन मार्जिन गिरा दे।
3. इंपोर्टेड कंपोनेंट्स मार्जिन दबा दें। 4. डिस्कॉम या कस्टमर के पेमेंट अटक जाएं और प्रॉफिट कैश में ना बदले। और 5. वैल्यूएशन पहले ही परफेक्ट फ्यूचर मान चुकी हो, तब अच्छी कंपनी भी खराब इन्वेस्टमेंट बन जाती है। इसलिए एक समझदार इन्वेस्टर ये सारी चीजें पहले से ध्यान में रखता है। अगले वीडियो में हम एनर्जी सेक्टर की कंपनीज को एक एक्शनेबल शॉर्टलिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब तक हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये सिर्फ मैन्युअली होता है, हर कंपनी स्क्रीनर पे खोल के फंडामेंटल्स बार बार देख के। पर मैं आपको एक नया तरीका सिखाऊंगा जो शायद 95% ट्रेडर्स भी यूज नहीं कर रहे, और जो ये तरीका जानते भी हैं वो आज आपसे शेयर नहीं कर रहे। एक सोचे समझे प्रॉम्प्ट से कोडेक्स हजारों स्क्रीनर पेजेस उठाता है, हर कंपनी के P&L और इनकम स्टेटमेंट जैसे फंडामेंटल चार्ट्स। फिर कोडेक्स इन्हीं नंबर्स के आधार पर कंपनीज को छांटता है और क्राइटेरिया पर फिट होने वाली फाइनल लिस्ट निकाल के देता है। मैं सीधा जवाब नहीं दूंगा, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा ताकि आखिरी फैसला आप खुद ले सको। वही रिसर्च, बस स्मार्टर और फास्टर, कोई शॉर्टकट नहीं। और ये पूरा तरीका मैं अपनी एक्चुअल स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। पार्ट 2 जल्दी आ रहा है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का भी आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशंस मिल जाएं।